हेलो फ्रेंड्स, आर्ट और कल्चर के अगले सेगमेंट में आज देख रहे हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स, भाषा और साहित्य। इसमें कुछ मैगजीन्स इस समय काफ़ी चर्चा में बनी हुई हैं, उसको हम देख रहे हैं एक एक करके। पहला है प्रबुद्धा भारत जर्नल्स। वाई न्यूज, इसकी न्यूज में क्यों आ गया है? तो प्रबुद्धा भारत ये स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है। 125वीं एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की गई है, इसलिए ये चर्चा में है। अब थोड़ा हम प्रबुद्धा भारत को देखें, है क्या ये। प्रबुद्धा भारत और अविकट इंडिया इज ए इंग्लिश लैंग्वेज मंथली जर्नल्स। ये जागृत इंडिया के हिंदी कन्वर्जन प्रबुद्धा भारत का है। मतलब यह एक इंग्लिश भाषाई मासिक पत्रिका है जो कि रामकृष्ण मिशन के द्वारा पब्लिश होती है। प्रबुद्धा भारत वाज फाउंडेड इन 1896। 1896 में ये फाउंडेड किया गया था। पी अय्या स्वामी, बी आर राजम अय्यर, जी जी नरसिम्हाचार्य एंड बी वी कामेश्वर अय्यर इन मद्रास, जिसको हम चेन्नई अब कह रहे हैं, एट द बिहेस्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद। इट इज लॉन्गेस्ट रनिंग मंथली मैगजीन्स। बहुत पहले से ये अभी तक आज भी प्रकाशित हो रही है, इसलिए हम इसको लॉन्गेस्ट रनिंग मंथली मैगजीन कह रहे हैं। It carries articles on social science and humanities, comprising historical, psychological, cultural and social science themes. इसकी थीम देखें तो हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशल साइंस है। इसके लुमिनेरियस रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, श्री अरविंदो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। रोट इन द जर्नल, इसमें लिखा भी इन्होंने है अपने भावनाओं को, अपने अभिव्यक्ति को। अदर पब्लिकेशंस जो रामकृष्ण मिशन द्वारा पब्लिश होते हैं तो उसमें है उद्बोधन, जो कि बंगाली मंथली, स्टार्टेड इन स्वामी विवेकानंद इन जनवरी 1899। स्वामी विवेकानंद द्वारा ये जारी की गई थी, बंगाली मंथली है, मंथली स्टार्ट की गई थी, बंगाली मैगजीन है ये उद्बोधन। फिर दूसरा है वेदांता केसरी, जो कि स्पिरिचुअल मैगजीन है, इंग्लिश में आती है। ये भी स्टार्ट किए थे 1914 में आई थी ये। 1914 में एक घटना हुई थी, कामागाटा मारू, तो आप लोग थोड़ा उसको तिथियों को इस तरीके से याद करें कि कई सारी घटनाएं आपको याद रहें। श्री रामकृष्ण विजयम, जो कि तमिल मंथली मैगजीन है, 1921 में आई थी। थोड़ा सा हम नज़र देखते हैं रामकृष्ण मिशन पर। रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड नियर कलकत्ता, नाउ कोलकाता, बाई विवेकानंद इन 1897 विद ए टू फोल्ड पर्पज। इसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला है टू सेपरेट द टीचिंग ऑफ वेदांता, वेदांता की जो शिक्षाएं हैं उसको प्रसारित करना, एंड इन द लाइफ ऑफ हिंदू संत रामकृष्ण। दूसरा था टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ इंडियन पीपल, इम्प्रूव करना सोशल कंडीशन भारतीय लोगों की। इट इज ए फिलैंथ्रोपिक एंड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस। मिशन का एक मोटो है जिसे हम कह सकते हैं आत्मो मोक्षर्थम जगत हिताय छ, बंगाली लैंग्वेज में है। फॉर वन ऑन सोलाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाई स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने इसको उद्घोषित किया था। ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द 3 कोर आइडियाज। इसकी जो 3 कोर आइडिया हैं उस पर ये ऑर्गेनाइजेशन बेस है, जो आज भी काम कर रहा है। पहला है वर्क इज वर्क, सिर्फ कर्म ही पूजा है। पोटेंशियल डिविनिटी ऑफ द सोल। तीसरा है हार्मोनी ऑफ रिलीजन, रिलीजन्स से मतलब सभी धर्मों से सद्भावना बनाकर रखें। आगे देखते हैं।
अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज जिसमें सबसे पहले देखेंगे मंगोलियन कंजूर। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि यह है कि बौद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट है और इसको फिर से जो है रिन्यू किया जा रहा है, रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। बुद्ध की पांडुलिपियों को पुनः प्रकाशित करने की बात की जा रही है, जो कि पहले हस्तलिखित थी, और इसको इंटरेस्ट ले रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। थोड़ा ब्रॉडली देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ टेकन अप प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को टेकन अप किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, जो कह रहा है रिप्रिंटिंग करूँगा 108 वॉल्यूम ऑफ मंगोलियन कंजूर को। मंगोलियन कंजूर बौद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट है, पांडुलिपि है, जिसको रिप्रिंट करने की बात की गई है, जो कि हेल्ड कहाँ था? तो ये मंगोलियन बौद्धिस्ट से रिलेटेड है। एंड दे वर्शिप कंजूर एट टेम्पल, जो कि वहाँ पूजा करते हैं उसकी। इट इज़ सोर्स ऑफ प्रोवाइड ए कल्चरल आइडेंटिटी टू मंगोलिया को कल्चरल आइडेंटिटी प्रोवाइड कराता है। आगे देखते हैं टंगम अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये वहाँ की एक ओरल लैंग्वेज है, जो कि बिलोंग करती है ग्रेटर तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली से। इट इज स्पोकन बाय, जो कि तोंगम एक कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में, उनके द्वारा बोली जाती है। तो तोंगम यहाँ कम्युनिटी भी है और ओरल लैंग्वेज भी है। इट इज़ मार्क क्रिटिकल इंडेंजर्ड में इसको हम रखते हैं। तो आइए थोड़ा देखते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड लैंग्वेज की क्राइटेरिया क्या होती है। यूनेस्को ने इसको रखा है वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज में। अराउंड 197 जो लैंग्वेज है वो वेरियस स्टेज ऑफ इंडेंजरमेंट इन इंडिया। 197 भाषाएँ खतरे में हैं, मोर देन एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अच्छा, तो इंडिया में ट्राइबल्स ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग होगी, और जाहिर सी बात है कि वो लोग ज़्यादा मॉडर्न नहीं हैं, तो उनकी पहचान भी बहुत छिपी हुई रहती है। ऐसे में उनकी भाषा तो खतरे में रहेगी। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के अनुसार एनी लैंग्वेज दैट इज स्पोकन बाई लेस दैन 10,000, अगर 10,000 से नीचे के लोग बोल रहे हैं तो उसको हम मान सकते हैं कि वो क्रिटिकल है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड लैंग्वेज आर दोज हुज यंगेस्ट स्पीकर आर ग्रैंड पेरेंट आर ओल्डर, जिसको उसके दादा परदादा लोग बोलते हों, ऐसी भाषा। इन इंडिया आफ्टर देन 1971 सेंसस, 1971 की जो जनगणना हुई थी, तो एनी लैंग्वेज स्पोकन बाई लेस दैन 10,000 पीपल इज नॉट इंक्लूड इन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लिस्ट जो लैंग्वेज की है उसमें इंक्लूड नहीं की गई थी। अगर 10,000 से कम लोग उसको बोलते हो तो स्टेप टेकन बाई प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज। हम क्या क्या स्टेप ले रहे हैं इसके लिए? स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज। दूसरा है गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड की बात की गई है। आगे देखते हैं बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट किससे रिलेटेड है? तो इसमें शून्य का प्रयोग किया गया, इसलिए काफ़ी चर्चा में आ गई है। ए ब्लॉग डॉट ऑन बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एज द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ मैथमेटिकल सिंबल फॉर जीरो। इसमें एक जो डॉट लगा है उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पहली बार आइडेंटिफाई किया है और कह रही है यह जीरो है। द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ जीरो वाज प्रोवियसली बिलीव्ड टू 9th century inscriptions on ए वॉल इन टेम्पल एट ग्वालियर इन इंडिया। तो ग्वालियर इंडिया में है, वहाँ के एक टेम्पल में ऐसा मिला था। बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट इज 3rd century इंडियन मैथमेटिकल मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन इंक ऑन बर्च बार्क। बर्च के जो छाल है उस पर इंक से इसको लिखा गया था, बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट को। इट वाज फाउंड इन 1881, जो कि 81 में मिला। विक्सिनिटी ऑफ द विलेज ऑफ बक्साली नियर पेशावर पाकिस्तान के जो पेशावर है वहाँ पर बक्साली है, तो आपको पता होना चाहिए लोकेशन इसकी कहाँ है। बक्साली पाकिस्तान में है, पेशावर में। आगे देखते हैं
जीरो हैज़ बीन यूज इन लीलावती। लीलावती जो कि एक मैथमेटिकल्स बुक्स है, उसमें जीरो का यूज किया गया है, जिसको कंपोज किए थे एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन भास्कराचार्य। भास्कराचार्य सेकंड ने इसको कंपोज किया था। फिर आगे हम देखते हैं दिल्ली गवर्नमेंट नॉट टू सेटअप कोणकी लैंग्वेज एकेडमी। कोणकी एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है जो कि गोवा में बोली जा रही है और कोस्टल एरिया में भी बोली जाती है। कोस्टल एरिया का मतलब आप ले समझ सकते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला। इसकी 5 स्क्रिप्ट हैं क्योंकि यह इंडो और यूरोपियन दोनों की मिक्सिंग है। तो यूरोपियन अगर हम देखें तो उसमें रोमन है और पर्शियन अरबिक भी है, उसके साथ साथ नागरी, कन्नड़, मलयालम है। 8 शेड्यूल में इसको हम इंक्लूड किए हैं 1992 में, मणिपुरी और नेपाली के साथ साथ। अदर 8 शेड्यूल में कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो लगभग बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे कि आसामी है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी है। भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है, अवधी भाषा नहीं शामिल है। आगे देखते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हैज़ बीन हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 73% ऑफ टोटल इंडियन पीपल। इंडिया में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बहुत से लोग बोलते हैं, लगभग 73% लोग इसमें इंडियन पॉपुलेशन में शामिल हैं इसमें। इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया। आगे देखते हैं उर्दू कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड लेवल पर हुई है, उर्दू भी 8th शेड्यूल में शामिल की गई है। इट बीन ऑर्गेनाइज बाय नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज NCPUL। NCPUL ने ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, और ये आती है किसके अंडर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इसका काम क्या है, ये सेटअप कर रही है प्रमोट, डेवलप और प्रोपेगेट उर्दू लैंग्वेज। जो उर्दू लैंग्वेज को ये फोकस कर रही है कि उसको किस तरीके से प्रमोट किया जाए, किस तरीके से उसका और विकास हो, किस तरीके से और ज़्यादा वो डेवलप हो, ये सब चीज़ें जो है प्रोपेगेट किस तरीके से फैले, इन सब बातों पर वो सब अपना विचार किए थे। तो आज के जो लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, तो प्रबुद्ध भारत जनरल पर बात हुई, उसके बाद फिर मंगोलियन कंजूर, तांगम, फिर मैंने बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट की बात की, फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने कोंकणी की लैंग्वेज के लिए जो बात की है, सेटअप किया है उसके लिए, फिर उर्दू कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड लेवल पर हुई। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को UPSC मेंस आंसर राइटिंग पर फोकस करके सब कुछ बताया जाएगा, चाहे वो आर्ट कल्चर हो या फिर सोसाइटी हो या फिर पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने भी ये आंसर राइटिंग में आपके क्वेश्चंस आते हैं जिस जिस सेगमेंट से, उस सारे एरिया को हम इस पर फोकस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। टुडे वी आर डिस्कसिंग related to art and cultures, a important topic. इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को। आज हम देखते हैं यूनेस्को के बारे में कुछ डीपली। यूनेस्को क्यों चर्चा में रहता है हमेशा, तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ये क्या है, ये इंडिकेट करता है प्रैक्टिस, रिप्रेजेंटेशंस, एक्सप्रेशंस, नॉलेज, स्किल एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड oral traditions, performing arts, local language, traditional skills. What is intangible? Intangible, that is a
ओरल ट्रेडिशंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लोकल लैंग्वेज एंड ट्रेडिशनल स्किल्स। तो हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या देखते हैं, इसमें हम प्रैक्टिसेस देखते हैं, एक्सप्रेशन, नॉलेज, ज्ञान, तकनीकी, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्र, वस्तु और कल्चरल स्पेस एसोसिएटेड विद देयर कम्युनिटी। कल्चरल जो स्पेस जुड़े हुए होते हैं कम्युनिटी के बीच में, ग्रुप के बीच में, और इन सम केस इंडिविजुअल रिकॉग्नाइजेशंस एज ए पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो ये सब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आती हैं। वहीं टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, तो यह एक फिजिकल आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस्ड करता है, मेंटेन एंड ट्रांसमिटेड इंटर जनरेशनली इन ए सोसाइटी। ये फिजिकल भौतिक आर्टिफैक्ट्स होता है, जैसे कि इसमें हम आर्टिस्ट क्रिएशंस देख सकते हैं, बिल्डिंग हेरिटेज होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मोनूमेंट्स हो गया, एंड अदर फिजिकल और टेंजिबल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी दैट आर इन्वेस्टेड विथ कल्चरल सिग्निफिकेंस इन ए सोसाइटी। तो टेंजिबल में जो चीज़ें होती हैं वो ह्यूमन बीइंग की क्रिएटिविटी से ज़्यादा बनाई जाती हैं, जैसे कि वो अगर मोनूमेंट बना रहा है या बिल्डिंग्स बना रहा है, कल्चरल सोसाइटी कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए बनाता है एक सोसाइटी में। चर्चा में क्यों है इंटेंजिबल एंड टेंजिबल, तो अभी हाल ही में स्ट्रीट हॉक कल्चर्स, स्ट्रीट हॉक कल्चर जो कि सिंगापुर का पॉपुलर एंड वाइब्रेंट स्ट्रीट हॉकर्स है, यहाँ हम देखते हैं मल्टीलेटरिज्म, बहुपक्षीय हमको कल्चरल मिक्सिंग यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर चाइनीज और मलई, इंडियन ओरिजिन के डिलीशियस फूड्स बहुत ही सस्ते रेट्स पर मिलते हैं। यहाँ आपको कई देशों के जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, फूड प्रोडक्ट, वो आपको खाने को मिल सकते हैं डिलीशियस, इसलिए इसको हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में देख रहे हैं। यूनेस्को ने इसको डाल दिया है। अब हम देखते हैं इंडिया में कौन कौन से इंटेंजिबल की लिस्ट में हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाले गए हैं। तो ये यहाँ दिया गया है। सबसे पहले है मोडिएट्टू। ये क्या है? यह एक रिचुअल्स थिएटर्स है जो कि केरला से बिलोंग करता है। इसमें मिथोलॉजिकल टेल्स शो की जाती हैं, जो कि एक बैटल्स दिखाया जाता है, गॉड्स काली एंड द्वारिका एंड एवल किंग। तो गॉड्स काली, देवी काली और द्वारिका एक राक्षस है, उसके बीच में युद्ध को दिखाया गया है। फिर आगे है कुटियट्टम। ये संस्कृत थिएटर है जो कि काफ़ी ओल्डेस्ट लिविंग थिएटर माना गया है, केरला से बिलोंग करता है। आगे देखते हैं संकीर्तन। संकीर्तन आर्टिस्टिक मैनिफेस्टेशंस है जो कि मणिपुरी से बिलोंग करता है। इसमें मणिपुरी वर्शिप दिखाई जाती है, पूजा पाठ। आगे है पंजाब। पंजाब में हम ठठेराज ऑफ जंडियाला गुरु, ये इंटेंजिबल लिस्ट में है। ये ठठेरा लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ब्रॉस एंड कॉपर की स्टील्स पंजाबी पॉट्स बनाने का जो इनकी परंपरा है, टेक्निक है, काफ़ी यूनिक है, इसलिए इसको इंटेंजिबल लिस्ट में डाला गया है। आगे है राजस्थान का कलवेलिया। ये काफ़ी फेमस है। ये एक स्नैक चार्मर डांस है जो कि कलवेलिया कम्युनिटी से रिलेटेड है। रमन्ना, ये उत्तराखंड का ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर है जो सेलिब्रेट करता है एवरी ईयर इन द कोर्ट यार्ड ऑफ टेम्पल भूमियाल देवता। भूमियाल देवता का जो मंदिर है वहाँ के कोर्ट यार्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। रामलीला। रामलीला रामायण का ये परफॉर्मेंस है जो कि स्टेज पर शो किया जाता है नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दशहरा। कॉमन एलिमेंट्स इन इंडिया अदर,
देखते हैं नौरोज, जो कि पर्शियन कम्युनिटी का ये फेस्टिवल होता है। वैदिक चैंटिंग ये हमको वेदा से हमने इसको लिया है। इसमें संस्कृत पोएट्री होती है, फिलोसफिकल डायलॉग्स होते हैं, मिथ होता है, रिचुअल इन कैंसन्स होता है, डेवलप्ड एंड कंपोज बाई आर्यन। ये आर्यन द्वारा कंपोज किया गया है 3500 ईयर एगो, 3500 वर्ष पहले का है। इसमें वैदिक चैंटिंग में रिगार्डेड बाई हिंदूज एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। हिंदू ऐसा मानते हैं कि हिंदुओं का जो प्राइमरी सोर्स है ये हमको वैदिक चैंटिंग से प्राप्त होता है, वेदा से। और वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कल्चरल ट्रेडिशन भी इसको माना गया है। फिर आगे है कुंभ मेला। कुंभ मेला क्या है? तो ये मास कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ जनरली हिंदू pilgrims in which people are gathered to take a dip or bath in a sacred river। गंगा नदी में बहुत से लोग ये हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कुंभ मेला में जो है बहुत से हिंदुओं के साथ साथ नॉन हिंदू भी जाते हैं, जो कि पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं। ये संगम है जहाँ गंगा यमुना और नदी सरस्वती तीनों का संगम माना जाता है, और यहाँ सभी स्नान करने आते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग। इसको सबसे बड़ा पीसफुल गैदरिंग के रूप में देखा जाता है दुनिया का, इसीलिए इसको हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में देख रहे हैं। और सेलिब्रेट किया जाता है 4 टाइम्स एवरी 12 ईयर। इसकी साइट जो है 4 स्थानों पर है। पहला है हरिद्वार उत्तराखंड में, दूसरा है इलाहाबाद यूपी में, तीसरा है उज्जैन महाराष्ट्र एमपी, और चौथा है नासिक महाराष्ट्र। आगे देखते हैं छाहू डांस मेजर ट्रेडिशनल डांस टर्न इंडिया। पूर्वी भारत में कई सारे स्टेट इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, डिस्ट्रिक्ट, हाँ, जिस तरीके से स्टेट चेंज है उसी तरीके से इसके नाम भी थोड़ा चेंज है। हालांकि सब में छाहू ऐड किया गया है। केला छाहू झारखंड का है, मयूरभंज छाहू उड़ीसा का है, और पुरुलिया छाहू वेस्ट बंगाल का। जिस प्लेस पर इसकी ओरिजिन हुई है उसके साथ नाम जुड़ा हुआ है। इसमें जो एक्सपोजर किया जाता है वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट लाइक लोकल लीजेंड्स, फोक फ्लोर्स, एपिसोड्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। छाहू डांस इज अल्टीमेटली कनेक्टेड टू रीजनल फेस्टिवल, नोटेबली बाई स्प्रिंग फेस्टिवल चैत्र पर्व के टाइम में ही इसको हम ये रीजनल फेस्टिवल के रूप में देखते हैं। योगा इट इज ए ट्रेडिशनल एंड टाइम हॉनर्ड Indian holistic system of personal, physical, mental and spiritual wellness, focusing on all around unifications of body, mind and souls। तो योगा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मानव विकास में। और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए थोड़ा हम यूनेस्को को देखें। यूनेस्को ने इस साल कितने सिटी को या कितने साइट्स को लिस्ट में डाला है। तो सबसे पहले आता है ग्वालियर का ओरछा जो है मध्य प्रदेश ग्वालियर से बिलोंग करता है। इसको इंक्लूड किया गया है अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में यूनेस्को के द्वारा। ओरछा है क्या? तो ये बिलोंग करता है ग्वालियर से, और ग्वालियर वाज स्टेबलाइज इन 9th सेंचुरी एंड रूल्ड बाय गुर्जर प्रतिहार राजवंश। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश रूल करते थे।
फिर तोमर, बघेल, कछवा और सिंधिया, ये सब भी धीरे धीरे यहाँ पर राज्य किए हैं। इसको हम प्लेस और टेम्पल का एरिया समझते हैं, रीजन, क्योंकि यहाँ ढेर सारे प्लेस और टेम्पल्स हैं, पैलेस और टेम्पल, पैलेस यानी महल हैं और मंदिर भी बहुत हैं। इसमें एक फेमस टेम्पल है, इसको कहते हैं सास बहू का मंदिर। ओरछा लोकेटेड है बुंदेलखंड रीजन ऑफ एमपी के बुंदेलखंड रीजन में, और 16वीं सेंचुरी में यह कैपिटल हुआ करती थी बुंदेला डायनेस्टी की। फेमस स्पॉट यहाँ के हैं क्या, तो जहांगीर महल है, राम राजा टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। आफ्टर इंक्लूजन इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट, जब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया जाएगा तो क्या होता है, यहाँ पर इसको कंजर्वेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट कराया जाता है हिस्टोरिकल स्पॉट का, जिससे कि ये मोर विजिबल हो जाता है। और यूनेस्को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है जिसमें इसके डेवलपमेंट के बारे में सजेशन दिया जाता है, बेस्ट रिसोर्स और बेस्ट मेजर का सजेशन दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो इंटेंजिबल लिस्ट में क्या क्या शामिल है इंडिया के, मुडियट्टू, कुटियाट्टम, बौद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, संकीर्तन, थिएटर ऑफ ठठेराज ऑफ जंडियालागुरु, कलवेलिया, रमन्ना, रामलीला, नवरोज, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, कुंभ मेला एंड छाऊ डांस, लास्ट योगा and streak hawk culture related to Singapore, who was included in intangible cultural heritage। और आगे हम देख रहे हैं मैप से के जरिए कुछ समझ रहे हैं आज। सबसे पहले हम पूर्वोत्तर भारत में चलते हैं, वहाँ के कुछ फेस्टिवल देख रहे हैं। उत्तर भारत में हम सबसे पहले देख रहे हैं नागालैंड में। नागालैंड सबसे ऊपर देखा है, यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिजिनस वेरियर ट्राइबल्स ऑफ नागालैंड। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है लार्जेस्ट स्केल पर। इसमें शो किया जाता है इंडिजीनियस वेरियर्स को, जो कि ट्राइबल्स होते हैं नागालैंड के, उनसे बिलोंग करता है। इसका एम क्या होता है फेस्टिवल का, टू रिवाइव एंड प्रोटेक्ट द रिच कल्चर ऑफ नागालैंड एंड डिस्प्ले इट्स। तो नागालैंड का जो रिच कल्चर है उसको शो करने की बात की गई है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है इस हॉर्नबिल फेस्टिवल के माध्यम से। यह फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक वेनरेटेड बर्ड स्पीसीज पाई जाती है, whose importance is reflected in a number of tribal cultural expression, songs and dance, जो कि प्रभावित करता है इसके सॉन्ग और डांस को। अब हम देखते हैं थोड़ा असम में कौन कौन सा फेस्टिवल फेमस है। तो यहाँ अम्बुबाची मेला काफ़ी फेमस है। यह एनुअल फेस्टिवल कामाख्या टेम्पल में हेल्ड किया जाता है, नीलांचल हिल्स जो कि गुवाहाटी में है, उसी के टॉप पर। असम ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर, नीलांचल हिल्स, कामाख्या टेम्पल, ये तीनों रिलेटेड है अम्बुबाची मेला से। ये शो करता है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी उर्वरा की देवी कामाख्या को वर्शिप किया जाता है एज गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। कामाख्या टेम्पल इज वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठ हैं उसमें से एक ये है, और हिंदू ट्रेडिशन के लिए इम्पोर्टेंस है इसका।
सो यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। शक्तिजम जो है कि ये सेपरेट है इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और श्रीलंका में भी शक्तिजम। आगे देखते हैं अब उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन कौन से फेस्टिवल है। पहला है राज परबा फेस्टिवल। इट इज़ ए यूनिक 3 डे फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। यह 3 दिन का फेस्टिवल होता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है ऑनसेट ऑफ मानसून। मानसून की शुरुआत होती है, ऑनसेट ऑफ मानसून, ऑनसेट मतलब एंड बिगिनिंग ऑफ अर्थ ओमनूड। ऐसा माना जाता है कि हम 3 दिन के लिए सारे काम सस्पेंड करते हैं, लाइक प्लॉविंग, सोविंग, एग्रीकल्चर वर्क्स